नमस्कार, हरियाणा न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। हरियाणा की राजनीति में कांग्रेस की गुटबाजी अक्सर चर्चा में रहती है। हर बार पार्टी एकजुट होने का दावा करती है, लेकिन समय समय पर अंदरूनी खींचतान की खबरें सामने आ ही जाती हैं। इस मुद्दे पर बीजेपी भी कांग्रेस को घेरने का कोई मुद्दा नहीं छोड़ती। पार्टी लंबे समय से संगठन विस्तार की भी राह देख रही है, लेकिन अब जब कांग्रेस ने हरियाणा में नए प्रभारी संजय दत्त को जिम्मेदारी सौंपी है, तो उनकी पहली बड़ी परीक्षा 8 जुलाई की जनरल बॉडी बैठक मानी जा रही है। ऐसे में सवाल सिर्फ बैठक का नहीं, बल्कि कांग्रेस के भविष्य का है। क्या नए प्रभारी संगठन को नई दिशा देंगे या फिर गुटबाजी की खबरें एक बार फिर सुर्खियां बनेंगी? इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हरियाणा कांग्रेस लंबे समय से संगठनात्मक फेरबदल का इंतजार कर रही है। ऐसे में 8 जुलाई को होने वाली जनरल बॉडी बैठक सिर्फ एक औपचारिक बैठक नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे हरियाणा कांग्रेस के भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक के तौर पर देखा जा रहा है। पहली बार हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त पूरे संगठन को संबोधित करेंगे। यह बैठक ऐसे समय हो रही है जब प्रदेश कांग्रेस में जिला और ब्लॉक स्तर पर कई नियुक्तियां लंबे समय से लंबित है। संगठन विस्तार, नई जिम्मेदारियां और आगामी राजनीतिक रणनीति को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं की निगाहें इसी बैठक पर टिकी हुई हैं। नए प्रभारी का हरियाणा दौरा क्यों है खास? प्रभारी बनने के बाद पहली प्रदेश स्तर पर संगठन की बैठक लेंगे। प्रदेश संगठन की मौजूदा स्थिति की समीक्षा होगी। जिला इकाइयों की कार्यप्रणाली और आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा होगी। सांसद विधायकों से 1-to-1 फीडबैक लेंगे। संगठन विस्तार, सदस्यता, बूथ स्तर की मजबूती पर चर्चा होगी। एकजुटता का संदेश देने की कोशिश होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सांसद कुमारी शैलजा, सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला, दीपेंद्र सिंह हुड्डा, सह प्रभारी जितेंद्र बघेल समेत कांग्रेस के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। पार्टी की कोशिश होगी कि एक मंच से संगठनात्मक एकजुटता का संदेश दिया जाए, लेकिन इस बीच बीजेपी कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने विपक्ष को मृत प्राय बताते हुए कहा कि हरियाणा और देश में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में विफल रहा है। जब देश के प्रधानमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र के सौभाग्य की बात होती है और पांडु पिंडारा की धरती, ऐतिहासिक धरा पर प्रधानमंत्री जी आएंगे, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और राजनीतिक मायने तो तब होते हैं, कोई चुनावी सीजन हो। चुनावी सीजन तो है नहीं, परंतु एक बात जरूर कहना चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर विपक्ष मृत प्राय है, वही स्थिति हरियाणा प्रदेश के अंदर है। अब तो टारगेट पंजाब। ऐसे में नए प्रभारी के सामने सबसे बड़ी चुनौती संगठन को मजबूत करने के साथ साथ सभी नेताओं को एक मंच पर लेकर चलने की होगी। अगर लंबित नियुक्तियों और संगठन विस्तार पर फैसला होता है, तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नया संदेश जाएगा और पार्टी को एक नई मजबूती मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा। हरियाणा कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। नए प्रभारी क्योंकि नियुक्त किए गए हैं, उनके सामने क्या कुछ चुनौतियां हैं और क्या ये बैठक कांग्रेस को नई मजबूती देगी? बीजेपी के क्या कुछ सवाल हैं, क्या कुछ आरोप हैं, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। चलिए परिचय आपका करवा देती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता रामराजी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका सर हरियाणा न्यूज पर। कांग्रेस प्रवक्ता बजरंग दास गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बजरंग जी, आपका भी बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह जी जुड़ गए हैं। ओमकार जी, आपका भी बहुत स्वागत है। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जादौन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत बजरंग जी आपके साथ कर रही हूं, क्योंकि कांग्रेस की जो बैठक होने जा रही है, उस बैठक पर सबकी नजरें हैं। औपचारिक बैठक के तौर पर इसे देखा नहीं जा रहा है, क्योंकि एक तो नए प्रभारी की नियुक्ति हो गई है। संगठन विस्तार का काफी लंबे समय से कांग्रेस पार्टी विस्तार कर रही है। सबसे पहले तो मुख्य एजेंडा क्या कुछ रहने वाला है इस मीटिंग का? क्या कुछ संदेश देने की कोशिश रहेगी? देखिए मुस्कान जी, ये 5 दिवसीय, ये 8 तारीख से और 13 तक की मीटिंग चलेगी। और मीटिंग में क्या है, जनरल बॉडी की मीटिंग है 8 तारीख को। और मीटिंग के बाद अपने लोकसभा के सांसद है, उनकी मीटिंग होगी। राज्यसभा के सांसद है, साथ में विधायक है, अलग अलग मीटिंगें रखी गई है। और उसके बाद जिले के जितने हमारे प्रधान हैं, उनके साथ भी 1-to-1 मीटिंग रखी गई है। और जितने भी हमारे प्रदेश के जितने भी सेल के प्रधान हैं और है,
सभी को बुलाया गया है, सबसे मीटिंग की जाएगी, जिसका एक ही मुख्य एजेंडा है, संगठन के बारे में विचार करना, संगठन को पहले से ज्यादा मजबूत करना, और जनता जो त्राई याद कर रही है, जनता जो दुखी है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, महंगाई से, बेरोजगारी से, खराब कानून व्यवस्था से, नशे से, और उनसे मुक्ति दिलाने के लिए सड़कों पर और विधानसभा में और लोकसभा राज्यसभा में मतलब आंदोलन करना, ये हमारा मुख्य एजेंडा है। इसी के ऊपर ये फोकस रहेगा। जहां तक कि आज जनता केंद्र की सरकार से और हरियाणा की सरकार से बेहद दुखी है, यहाँ तक कि आज जनता निराश और हताश है। ये सरकार वो सरकार है, थोड़ी सी बारिश आने पर अभी पूरा मानसून ही नहीं आया है, हरियाणा जलमग्न हो गया। कोलीजुआ के अंदर, स्कूल के अंदर, सिविल हॉस्पिटल के अंदर पानी घुस गया, जो शहर जलमग्न हो गया। ऐसी स्थिति, सीवरेज का ढक्कन तक नहीं है। एक बच्चा सीवरेज के अंदर गिर के कुदरती लोगों ने बचा लिया, ढक्कन में नहीं है, सीवरेज ढक्कन नहीं। बरसाती नाले बंद पड़े, नाले की तो स्थिति यह है, नाले ही नहीं है, कूड़ादान बन चुका है, क्योंकि उनके ऊपर जो पत्थर थे सारे टूट गए हैं, इसलिए बरसाती नाले बंद पड़े हैं। बहुत बुरी स्थिति हरियाणा की है। यहाँ तक कि शहर और गांव के अंदर पीने की पानी की भारी समस्या आज हरियाणा के अंदर है। गांव के लोग जोड़ों का गंदा पानी पी कर बीमार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति है, लोगों को पीने के पानी के लिए इतनी बड़ी शर्म की बात है, उसके लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। हरियाणा में सड़कों पर उतर रहे हैं। ये सरकार सिर्फ भ्रष्टाचार की सरकार है, मलाई खाने की सरकार है। कर्जा लो, मलाई खाओ, अपने घर जाओ। जब देखिए 48 साल में 1966 से लेकर 2014 तक तो कर्जा सिर्फ हरियाणा की जनता पर, सरकार के ऊपर 70,000 करोड़ का था। इन्होंने 12 साल में मलाई खा के घोटाले कर करके ये कर्जा 5 लाख करोड़ से ज्यादा प्रदेश की जनता पर चढ़ा दिया। जो वार्षिक बजट है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो कर्जा है उसका ब्याज में चला जाता है। ऐसी स्थिति हरियाणा के अंदर बनी हुई है। ये सरकार पूरी तरह से फेल है, इससे जनता दुखी है। मैं कहता हूँ इस सरकार के विकास की दावा की बोल थोड़ी सी बारिश ने खोल कर रख दी है। ऐसी स्थिति है, अम्बाला के अंदर नगर निगम का ऑफिस, उसके अंदर पानी भर गया। क्या विकास करेगा नगर निगम? भ्रष्टाचार का अड्डा, खुद के अंदर पानी भर गया। वो तो शहर का विकास करेगा, खुद का ऑफिस का तो विकास करवा नहीं पाए, वो जनता का विकास करेंगे। गली मोहल्ले का बुरा हाल है। मैं ये बताना चाहता हूँ आज जनता बेहद दुखी है और कांग्रेस पार्टी की तरफ देख रही है। कांग्रेस पार्टी लगातार जनता की हित की आवाज उठा रही है। महंगाई का मुद्दा आया, हमने आंदोलन करा। बेरोजगारी पर हमने करा। रसोई गैस सिलेंडर के रेट बढ़े जब हमने करा। पेट्रोल डीजल के रेट पर हमने करा। अपराध बढ़े, लूटपाट हुई, हत्या हुई, फौती, उसके ऊपर हमने करा। नशे के ऊपर हमने करा। हर SIR का जो मामला चल रहा है उसके ऊपर हमने आंदोलन करा। और ये एजेंडा के अंदर हमारा SIR भी है। जो 5 दिन की मीटिंग होगी तो SIR के ऊपर जो हमारे BLA 1 BLA 2 उनसे भी डिस्कस होगी। और SIR के अंदर किसी प्रकार का घोटाला ना हो, फर्जी वोट बने ना, असली वोट कटे ना। जो कोई बाहर चला गया या किसी की मौत हो गई, जल भराव भी मुद्दा रहेगा क्या? क्योंकि आपने इसको लेकर अभी सवाल उठाए हैं। या आधा मिनट की या कोई नया वोटर आया है या किसी लड़की की शादी हो गई या किसी की उम्र बड़ी हो गई, उनकी वोट बने, कोई दिक्कत नहीं। कोई दूसरे राज्य से हरियाणा में बसने के लिए आया है, उसकी वोट यहाँ बने, वहां कट जाए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। SIR हो पर ईमानदारी से हो, इसके लिए हमने फोकस करना है। और हमारे कार्यकर्ता को फील्ड में उतार रखा है और मजबूती से उतारना है। हमारा मुख्य एजेंडा यही है। ठीक है। रामराजी शर्मा जी, कांग्रेस तो संगठन मजबूती की ओर आगे बढ़ रही है, ऐसे में कैबिनेट मंत्री मृतप्राय क्यों बता रहे हैं विपक्ष को? देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा जी
कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी हैं, जैसे हम पहले बताते रहे। कहीं भूपेंद्र हुड्डा जी कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है, एक नई कांग्रेस और बन गई राव नरेंद्र कांग्रेस। कल सारे तो इनका आपस में बजरंग जी, लड़ता रहता है। सारी कांग्रेस अपने बारे में बोलेंगे सर। अरे सुन तो बजरंग जी, ले बजरंग भाई। जी, वे सुन लीजिए अरे सुन तो ले। आपको मौका दिया जाएगा। कल सारी कांग्रेस मिलेगी कर रहा हूं मैं। अरे सुन तो ले, सुनने की हिम्मत भी तो रखिए मेरे भाई। वो कह रहे हैं एकजुटता का संदेश देगी पार्टी। हाँ, एकजुटता तो देखेंगे, पहले भी एकजुटता हुई थी। तो इनमें क्या है कि आपस में लठ बजता रहता है। और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हमारा देश आगे बढ़ रहा है, उन्होंने जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना देखा है 2047 तक, उसको साकार करने में हमारे प्रदेश के मुखिया लगे हुए थे। हमारा प्रदेश विकसित राज्य की ओर बढ़ रहा है, भारत विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और बड़ा खुशी का पर्व है 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री का हरियाणा आगमन है। जींद आएंगे 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को। और न केवल हिंदुस्तान, एशिया की सबसे बड़ी हाइड्रोजन ट्रेन का उसको झंडी दिखा के, हरी झंडी दिखा के उसको रवाना करेंगे और सोनीपत और जींद के मध्य में चलेगी। आ रहे हो मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर आइए। अच्छी बात है सर, गौरव का क्षण है सबके लिए। मुद्दे पर आइए, क्योंकि कई आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं चाहूंगी कि आप आरोपों का जवाब दे दे पहले। इनका आरोप है, इन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर बात कही। इनकी पार्टी भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, गंगोत्री। इनसे पूछना रॉबर्ट वाड्रा इतना बड़ा एम्पायर कैसे हो गया? उसने नोट बनाने की मशीन लगा ली क्या? जहां जहां इनकी पार्टी का शासन था, चाहे वो दिल्ली है, पंजाब है, राजस्थान है, हिमाचल है, हरियाणा है, वहां प्राइम लोकेशन उन्होंने खरीदी, सस्ते भाव में खरीदी। सेक्शन 4(6) का नोटिस थमाया, किसान को डराया धमकाया, सस्ते भाव में जमीन हड़प ली, महंगे भाव में बिल्डरों को बेच दिया, उसमें कॉलोनी काट दी। दूसरा, इन्होंने कहा बेरोजगारी के ऊपर सबसे ज्यादा रोजगार हमारी सरकार ने दिया, वो भी बिना खर्चे बिना पर्ची के। इनसे पूछना इनके टाइम में भर्तियां किस आधार पर होती थी? परिवारवाद, क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, जातिवाद। आदरणीय मनोहर लाल जी उस टाइम में मुख्यमंत्री बने, उन्होंने इस वाद को तोड़ा। उन्होंने कहा पूरा हरियाणा मेरा परिवार है, पूरे हरियाणा के बच्चे मेरे परिवार के बच्चे हैं, मैं किसी का हक नहीं मारूंगा। और उन्होंने मेरिट के आधार पर बिना खर्चे बिना पर्ची के नौकरियां देना शुरू किया। जिनकी 3-3 पीढ़ी खाली चली गई, कोई चपड़ासी के दर्शन नहीं हुए थे, मेरिट के आधार पर आज वो क्लास 1 अफसर लग रहा है बिना खर्ची बिना पर्ची के। उसका फॉलोअप डॉक्टर नायब सिंह सैनी ने किया, हमारी सरकार लगा रही है, डॉक्टर नायब सिंह सैनी की सरकार लगा रही है ये। और प्राइवेट सेक्टर में भी जिस तरह से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लेकर आए, जो इंडस्ट्री को जिस तरह के टेक्निकल पर्सन चाहिए उस तरह का टेक्निकल हम अपने बच्चों को कर रहे हैं। 10 IMT हरियाणा में खुलने जा रही हैं, इंडस्ट्रियल हब हरियाणा बनने जा रहा है, इन्वेस्टर की पहली पसंद आज हरियाणा बनने लग रहा है। तो ये हमारे लिए खुशी का पल है। और इनसे ये भी पूछिए, SYL का इन्होंने जिक्र किया, उस टाइम में हरियाणा पंजाब का विभाजन होया, दोनों भाई अलग अलग हुए और प्रधानमंत्री आदरणीय इंदिरा जी थी, उन्होंने क्यों नहीं उसी टाइम SYL का निर्माण करवाया? उसमें पानी क्यों नहीं छोड़ा? किसने मना किया था? अगर SYL में सबसे ज्यादा जिम्मेवार है तो कांग्रेस पार्टी है, ठीक है। किसने मना किया था? इनका शासन रहा सबसे लंबे समय तक, क्यों इन्होंने SYL का निर्माण करवाया? किसने मना किया था? ये तमाम मुद्दे गंभीर हैं, ठीक है, आपने जवाब दिया। रामराजेश शर्मा जी, आज का मुद्दा है कांग्रेस में संगठन का विस्तार, क्योंकि आपकी तरफ से भी कहा जाता है कि हम तो चाहते हैं कि हरियाणा में जो विपक्ष है वो मजबूत हो। ऐसे में अगर वो मजबूती के लिए काम कर रहे हैं तो आपको कुछ आपत्ति है इसमें? ऐसा हमारे को कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद है हमारे साथ में। अगर ये विपक्ष मजबूत होता है, और लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है, लेकिन ये मजबूत होंगे कहाँ? इनका तो आपस में लड़ बज रहा है। ये जनता ने नकार दिए, जनता द्वारा नकारे हुए लोग उलझुल बातें करते हैं, उलझुल फैसले लेते हैं। हमारा तो भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में हमारी सरकार बनी, भगवान रूपी जनता के आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं। बजरंग जी, आऊंगी मैं आपके पास, ठीक है सर, ठीक है।
ओमकार जी, आपका रिएक्शन इस पर, क्योंकि नए प्रभारी है, नई ऊर्जा कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रही है। आपको कुछ उम्मीदें हैं कि कांग्रेस पार्टी का संगठन मजबूत होगा? जिस तरह जो खबरें गुटबाजी की अंदरूनी कलह के सामने आती रहती थी, उन पर थोड़ी लगाम लगाने में कामयाब होगी पार्टी? अच्छी बात है। ओमकार जी, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है, फिर से मैं लौटूंगी आपके पास। राजेंद्र जादौन जी, आपकी प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, क्योंकि अब कांग्रेस में संगठन की मजबूती पर बात हो रही है और नए प्रभारी क्योंकि संगठन का लंबा अनुभव भी रखते हैं, ऐसे में उनसे काफी उम्मीदें हैं। आप कैसे देखते हैं इस प्रयास को? चलिए, संगठन कांग्रेस को मजबूत बनाने के प्रयास हो रहे हैं तो बधाइयां दे देते हैं, शुभकामनाएं दे देते हैं और हमारी तरफ से भी हम कामना कर देते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो। अब ये अभी जो है प्रदेश की समस्याओं पर चर्चा हो रही थी, ये नहीं हुआ, वो रहा, वो फलाना, ये वो। जहाँ भी प्रदेश में या देश में जो समस्याएं हैं और जो सरकारों की मनमानी है, वो कमजोर विपक्ष की निशानी है। विपक्ष ये कह के बरी नहीं हो सकता कि ये सरकार ऐसा कर रही है। भाई, आप क्या कर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी विपक्ष की उतनी ही है कि आप सरकार को मजबूर कर दें, बाध्य कर दें कि वो समस्याओं का समाधान करे और मनमानी ना करे, कानून और संविधान के अनुसार चले। अगर वो चल रही है तो इसका मतलब ये है कि आपकी खुद की कमजोरी है। आप जरा अपने आप को देखिए। अब अगर कांग्रेस को मजबूत करने के प्रयास हो रहे हैं तो उसको लिए तो सभी शुभकामनाएं देंगे और बधाइयां देंगे और वास्तविक रूप से कांग्रेस मजबूत होनी चाहिए। क्योंकि अभी तक तो खासतौर से हरियाणा के संदर्भ में जितने भी प्रयास हुए हैं वो उतने सफल हो नहीं पाए जितनी अपेक्षा थी। थोड़ा बहुत अगर सफलता मिली भी हो तो उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन अब ये है कि तमाम गुटबाजी को रोकने के प्रयास हुए, प्रभारी भी बदलते गए, लगातार नए नए प्रभारी आते रहे, वो भी अपनी जोर आजमाइश करते रहे, अपनी बुद्धि अपनी विजडम जो है वो आजमाते रहे। लेकिन कांग्रेस की जो है बंटवारा जो कांग्रेस का है, जो बिखराव है, वो दूर नहीं होता है। और कांग्रेस की इस कमजोरी का जो सत्ता पक्ष है वो मजबूती के साथ फायदा उठाता है और वो जो है उपहास भी करता है कि कांग्रेस है कहाँ, कांग्रेस तो बची हुई है। तो ये तो कांग्रेस को देखना है कि वो उपहास से मुक्त होना चाहती है कि नहीं कांग्रेस, और प्रदेश की जनता के साथ भी वो न्याय करने के मूड में है या नहीं। क्योंकि एकजुटता से ही सरकार को वो बातें कर सकती है कि जो मनमानी और जो समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा वो समाधान हो। अभी तो जैसे हांसी जिले के चुनौत गांव की जो पेयजल समस्या का अभी तक कोई समाधान नहीं है, बल्कि उसमें जो है टी लगाने वाला सरपंच की भी गिरफ्तारी हो गई आज एक दिन पहले। तो सवाल ये है कि सरकार को अपनी मनमानी पर कहीं रोकने का काम ही नहीं ले रही है, नाम ही नहीं ले रही है और विपक्ष बिखरा हुआ है। तो ये कांग्रेस को जो अब नए प्रभारी आए हैं, देखते हैं कि वो क्या तरकीब अपनाते हैं, क्या बुद्धिमत्ता अपनाते हैं कि वो कांग्रेस को एकजुट कर देंगे और आगे जो है ये कांग्रेस मजबूत होकर जन समस्याओं के लिए मजबूती के साथ खड़ी होगी, लड़ेगी। तो बैठक कल होगी और बैठक में क्या चर्चा होती है और वो किस तरह का संबोधन वो देते हैं, ये देखना है। तो भी प्रयास तो पहले भी कई होते रहे, लेकिन सफलता जितनी अपेक्षित थी वो नहीं मिल पाई है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी तरफ से हम शुभकामनाएं दे देते हैं कि कांग्रेस में एकता कायम होगी और कांग्रेस मजबूत। जी, बजरंग दास जी, पहले तो जो बिखराव है क्या उसे कांग्रेस पार्टी एक्सेप्ट करती है? क्योंकि पहले अगर आपको अपनी गलतियां पता होंगी, खामियां पता होंगी, उसके बाद आप उस पर काम कर सकते हैं, सुधार के प्रयास कर सकते हैं। अगर आप मानेंगे ही नहीं कि कहीं कोई गलती नहीं है, कहीं कोई खामी नहीं है, काम कैसे होगा? उसके बाद आप कैसे ग्रो करेंगे? देखिए जी, हर व्यक्ति गलतियों से सीखता है और गलतियां इंसान से होती है। मगर जहां कांग्रेस पार्टी की बात है, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से बड़ी मजबूत है और मजबूती से जनता के बीच जा रही है। जहां तक कि हमारे नेता फील्ड के अंदर अपने अपने क्षेत्रों में मजबूती से काम कर रहे हैं। आप कभी किसी नेता का चेक कर लीजिए, हर एक नेता अपने एरिया के अंदर हमारे कार्यकर्ता के साथ एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। जब आपने फूट की बात करती, फूट देखनी है तो भारतीय जनता पार्टी में देखिए, विधानसभा के अंदर, विधानसभा में चलती में राम कुमार गौतम कहता है, मंत्री अरविंद शर्मा हर काम के पैसे लेता है, बिना पैसे काम नहीं करता, पैसे खाता है।
आज तक कार्रवाई हुई? मुख्यमंत्री के मंच के ऊपर राव इंद्रजीत जी कहते हैं कि हमारे कारण हरियाणा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री हमारा होना चाहिए, मुख्यमंत्री और दूसरा क्यों बने? आज तक उसकी सुनाई हुई? यहाँ तक थी कि किशन पाल गुर्जर, राम नरवीर, विपुल गोयल, गौतम, सबकी डफरी अलग अलग झगड़े चल रहे हैं। वो हमने कभी जिक्र किया? फूट देखनी हो तो इनके खबरें आती है, मानती हूँ मैं बजरंग जी, खबरें आती हैं, लेकिन बात यह है कि वो लोग क्या डैमेज कंट्रोल कर ले जाते हैं और कांग्रेस पार्टी डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाती, सिर्फ डैमेज होता है पार्टी को? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, कोई डैमेज नहीं होता हमारा, ना कभी डैमेज हुआ। 3 बार से क्यों सत्ता से बाहर है पार्टी? मैं आपको प्लीज मुस्कान जी, कल जो मीटिंग होगी आपको सारे नेता आपको मिल जाएंगे, मैं आपको टूर प्रोग्राम दिखा देता हूँ। कल की मीटिंग का एजेंडा 8 तारीख से लेकर 12 तारीख तक का एजेंडा भेज देता हूँ आपके पास। उसके अंदर बिल्कुल ब्रीफिंग के हिसाब से हर पॉइंट एक चीज लिखा हुआ है। ये मीटिंग होगी, जनरल बॉडी मीटिंग होगी, ये इतने बजे से लेके इतने बजे एमपी की मीटिंग होगी, इतने बजे से इतने विधायक की मीटिंग होगी, फिर जिला प्रधानों की 20-20 मिनट का टाइम अलग, हर जिला प्रधानों के लिए अलग ऐसे मीटिंगें रखी हुई है। तो सिस्टम से काम हो रहा है और सिस्टम से काम चलेगा। और एक बात और बताता हूँ, आज विपक्ष की लड़ाई कौन लड़ रहा है? विपक्ष का मुद्दा कौन उठा रहा है? आज जहाँ जनता की समस्या है, इन्होंने कह दिया चाणक्य का मामला ले लो। चाणक्य के अंदर एक मुख्यमंत्री तो टी लगाता है, दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री टी पढ़वाता है, फिर उनको पकड़वाते हैं। आरएसएस का वर्कर था, वहां धरने पे जाकर टी लगवाता है, 12 घंटे तक टी लगी। और आपको टी का उदाहरण देता हूँ, पुलिस प्रशासन वहां बैठा, सीआईडी बैठी, नहर महकमा के आदमी बैठे, उनके होती टी लग रही है। सरकारी टी कहां से आई? सरकारी टी लग रही है। और उसके बावजूद अगले दिन जब शोर हो जाता है, भी गलत हो गया, एक विधायक के दबाव में, एक मंत्री के दबाव में भी मेरी पोजीशन खराब हो गई, मेरे बगैर। बिल्कुल, हमने देखा कांग्रेस ने इस मुद्दे को भी जोर शोर से उठाया बजरंग जी। बिल्कुल पार्टी ने उठाया। ठीक है बजरंग जी, मैं समझ, मैं लौटती हूँ आपके पास। रात को 12 बजे 500-600 पुलिस जाकर महिलाओं पर अत्याचार करती है, लाठी चार्ज करती है, दौड़ा कर पीटती है, वो टी फाड़ कर ले जाती है। आज वो उसको गिरफ्तारी ड्रामा करती है। मैं ये बताना, इस पर राजनीति कर रही है बीजेपी। मुख्य सवाल आपका ये, लौटूंगी मैं आपके पास, लौटती हूँ बजरंग जी। जनता पार्टी के अंदर फूट है। ठीक है, इस पर जवाब दूंगी रामराजी शर्मा जी से। टी पड़वा रहा है। ठीक है, ओमकार जी आपकी प्रतिक्रिया। ओमकार जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? ओमकार जी बताइए, क्या कुछ आपको उम्मीदें हैं? कांग्रेस का संगठन मजबूत होगा क्योंकि अब नए प्रभारी ने मोर्चा संभाल लिया है, हरियाणा के दौरे पर भी पहुंच रहे हैं। कांग्रेस तो कह रही है कि हम काफी मजबूत स्थिति की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मुस्कान जी, अच्छी बात है, विपक्ष को मजबूत होना चाहिए। जनता ने विपक्ष की भूमिका आंकड़ात्मक रूप से कांग्रेस को दी है। 37 विधायक है, हमारे मात्र 2 विधायक हैं। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 2 साल होने को जनता भी देख रही है, मुस्कान भी आप भी देख रही जी, विपक्ष की भूमिका कौन निभा रहा है विधानसभा में और सड़कों पर। कोई भी मुद्दा हो, चाहे भाखड़ा नदी का पानी कम करने का मुद्दा हो, बिजली के बिलों की बढ़ोतरी हो, एचपीएचसी के चेयरमैन की बेईमानी हो, एचटीएफ के प्रोग्राम हो, चैनक गांव का पानी हो, कोई भी मुद्दा, एसओआईएल का पानी हो, यमुना नदी का पानी राजस्थान देने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने मुख्य रखती है। और 1994 में जब यमुना नदी का समझौता हुआ था, तब इंडियन नेशनल लोकदल के 17 विधायक थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के नेतृत्व में 17 विधायकों ने इस्तीफा दे दिया था। इसे कहते हैं विपक्ष का काम। आज कांग्रेस के 37 विधायक हैं और बीजेपी सरकार दक्षिण हरियाणा को पानी नहीं दे रही, चैनक गांव को पीने का पानी नहीं दे रही, पाइप लगा के राजस्थान को पानी दे रही। क्या कांग्रेस के 37 विधायक इस्तीफा देंगे? ये होती है विपक्ष की भूमिका। मादा चाहिए, हिम्मत चाहिए। और अच्छी बात है, कांग्रेस मजबूत हो। जो कांग्रेस पहले ऊपर 3-4 गुटों में बटी हुई थी, आज वो गुटबाजी इनके रूट तक चली गई। जिला प्रधान बन गए, हल्का प्रधान बन गए।
आज क्या है, ये हल्का प्रधान शैलजा का है, ये हल्का प्रधान हो गया जिसका, ये जिला प्रधान शैलजा गुट का है। जो गुटबाजी टॉप लेवल पे थी वो बॉटम लेवल पे आ गई। लेकिन हम फिर भी कहते हैं कि कांग्रेस की मजबूती होगी तो विपक्ष मजबूत होगा। होना बहुत मुश्किल है क्योंकि लोग जड़े हैं ना, उन्हें नीचे तक फैल चुके हैं। लेकिन मैं बीजेपी के प्रवक्ता की एक बात सुन रहा था, रामराजी शर्मा, छोटे भाई है मेरे, इनको कहते हुए कुछ शर्म भी नहीं आती। ये कहते हैं असाइल के बारे में कांग्रेस का किसी ने हाथ पकड़ा था, बना देते हैं। नहीं, आज 12 साल से तुम्हारी सरकार है, किसी ने टांग पकड़ रखी तुम्हारी, हाथ पकड़ रखा तुम्हारा। इनको तो बस इसी में खुशी होती है, इनकी आत्मा तृप्त हो जाती है विश्व गुरु के सपने जाने में। और सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, इनसे पूछना चाहता हूँ, जो पिछले मुख्यमंत्री थे खट्टर साहब, वो भी तो तुम्हारे थे, उनमें नुक्स थे, वो नुक्स बता दो हमारे को। ये सबसे बढ़िया हो गए क्योंकि इनको चमचागिरी की आदत पड़ी और जनता इनकी बातें सुन सुनकर अब तो हंसने लगी है, क्योंकि वही ढकिया कलाम होता है, वही 4 बातें होती, वही जनता जनार्दन, वही विश्व गुरु। आज अगर मुद्दा कांग्रेस की मजबूती का जी, तो वास्तव में हम कहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन होना बहुत मुश्किल है। हाँ, जहाँ तक गुटबाजी की बात है, बीजेपी में गुटबाजी कम नहीं है। राव इंद्रजीत जी की क्या कहते हैं बार बार, उनको प्रोटोकॉल के अनुसार उनको बुलवाया नहीं गया, उनका नाम नहीं बुलाया गया, उनको निमंत्रण पत्र नहीं दिया गया। अभी कुछ समय पहले मुख्यमंत्री महोदय की मीटिंग थी दक्षिण हरियाणा में, क्या ये वाला गुट आया था उसमें मीटिंग में? नहीं। कल अम्बाला शहर में इनके प्रदेश प्रमुख आ रखे थे, अर्चना गुप्ता, जेपी नड्डा जी आ रखे थे, मुख्यमंत्री जी आ रखे थे। अम्बाला कैंट से अम्बाला शहर मात्र 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर, यहाँ से अनिल विद्य अम्बाला सिटी नहीं गए। ये गुटबाजी नहीं तो क्या है, इनमें भी बहुत से गुटबाजी है। कहीं रामविलास शर्मा का गुट है, कहीं राम नरवीर का गुट है, कहीं राव इंद्रजीत का गुट है। लेकिन अफसोस ये सत्ता में है, जब सत्ता में होती है तो 100 बुराइयां छुप जाती है। आपने कहा कि बीजेपी की गुटबाजी सामने आती है, बीजेपी डैमेज कंट्रोल कर लेती है, नुकसान भी आपने बोला जी, डैमेज कंट्रोल नहीं करती ना, ये इवेंट मैनेजमेंट कर लेती है। इनकी एक कहीं कमी नजर आती है, साथ के साथ कोई ऐसा गुलछर्रा छोड़ देते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन ट्रेन आ रही है, हाइड्रोजन ट्रेन से पहले हमारे को रोजगार चाहिए, बच्चों की शिक्षा चाहिए, भूखे मर रहे हैं। 50 लाख परिवार आज 5 किलो अनाज में टिके हैं। पूरे भारत में 82.5 करोड़ परिवार, 82.5 करोड़ लोग 5 किलो अनाज ले रहे हैं। आप दीजिए हाइड्रोजन ट्रेन, इसकी इवेंट क्यों बना रहे? इवेंट तो आपने मोदी जी गए थे साउथ अफ्रीका, चीते लेके आए थे, याद है आपको? चीतों की वीडियो बनी थी। अब चीता बाथरूम में चला गया, अब चीता दौड़ रहा है, अब चीता दूध पी रहा है, दिखाया तो तुमने कि नहीं? फिर राफेल आए, राफेल की वीडियो बना दी, सांस के लेके यहाँ तक इवेंट मैनेजमेंट कर दिया। ठीक है, ये तो शुक्र मनाओ परमात्मा का, हाइड्रोजन ट्रेन है जो वो उड़ के नहीं आ रही। अगर उड़ के आ रही होती मोदी जी इसकी भी इवेंट बना देते। जहाँ से उड़ के आ रही है वहां से उड़ती हुई दिखाते, आ गई अम्बाला पहुंच गई, जींद पहुंच गई, ये इसकी भी इवेंट बना देते। ये इवेंट मैनेजमेंट पार्टी है और आज जनता इसको जान चुकी है। और इसी के पीछे बीजेपी की गुटबाजी दब गई है। एक बात कहते ठीक है, बोलिए। देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो राम के नाम पर वोट लेकर राम के सेवा के लिए आती। आज जब से जनता को और इनके नेताओं को, इनके कार्यकर्ताओं को पता लग गया कि ये चंदा चोर, ये भगवान श्री राम जी का चंदा खा रहे, तब से उनके मन में इनके प्रति नफरत पैदा होगी। अभी कल की वीडियो देखना लखनऊ की, इनके जो नितिन नवीन है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी गाड़ी के आगे भगवान श्री हनुमान जी को बीजेपी का झंडा फैला के नचाया गया। अब सोचिए, हम इसकी निंदा करते हैं। जो पार्टी अपने भगवान को बीजेपी का झंडा पकड़ा कर नचा सकती है, वो जनता को क्या कर सकती है? जनता को भी नचा सकती है। ठीक है, जनता सारी घटनाओं को देख रही है। ओमकार जी, रामराजी शर्मा जी, गुटबाजी की बात बीजेपी करती है, लेकिन गुटबाजी तो बीजेपी में भी है। आप दूसरे दलों की गुटबाजी को जोर शोर से उठाते हैं, इसकी खूब बात करते हैं, अपनी गुटबाजी को लेकर एड्रेस नहीं करते। देखो, हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, विश्व का सबसे बड़ा संगठन है।
बिना अनुशासन के इतना बड़ा संगठन नहीं हो सकता। हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं और इनको झूठ बोलने की आदत है। और जिस तरह से ये आरोप लगा रहे थे, ये पहले अपने गिरेबान में जाकर देख लें। और इनको कांग्रेस के प्रवक्ता की हैसियत से बोल रहे हैं ये इन लोगों के प्रवक्ता नहीं, इनको कांग्रेस की ज्यादा चिंता रहती है। कांग्रेस में ये हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता, ये हो जाता। मेरे भाई इतनी चिंता है, आप कांग्रेस के एडवाइजर बन जाओ आप, जिस तरह से ये कह रहे हैं। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इनको पता नहीं क्या दिक्कत है विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री जी का नाम लेने से, इनको हमारे प्रधान सेवक डॉक्टर नायब सिंह सैनी जी का नाम लेने से, इनको पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। अरे मेरे भाई विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री है, हमारे लिए खुशी की बात है। 17 तारीख त्योहार के रूप में मनाएगा हरियाणा त्योहार, पावन पर्व होगा 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को बहुत बड़ी सौगात मिलने जा रही है हरियाणा के लिए, बड़ा गौरव का दिन है। आप लोगों ने क्या किया? अरे आपकी सरकार है, आप लोगों ने क्या किया? SYL का जिक्र करेंगे, चौधरी देवीलाल जी केंद्र में उप प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय कृषि मंत्री थे, उनके पगड़ी बदले यार सरदार प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुख्यमंत्री थे। किसने रोका था? बताइए क्यों नहीं रोका था? इसलिए जनता ने इनको नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको 2 गालियां छोड़ा, आगे 2 भी नहीं 12 साल से आपकी सरकार है, आगे आपने क्या किया? आप पकड़ा किसी ने, काम खींची किसी चलिए ने? ठीक है ओमकार जी, आपका सवाल मैं पूछ लेती हूँ, सवाल पूछ लेती हूँ। रामराजी शर्मा जी, वो कह रहे हैं ये तमाम जो घटनाओं का जिक्र किया है, आप कांग्रेस को चुनौती के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि जो पेपर लीक की बात अब उठ रही है, चंदा चोरी का उन्होंने जिक्र किया है, एक चुनौती आपके लिए भी उभरी है। आपको नहीं लगता कि युवा और जनता नाराज हो जाएगी इन सभी घटनाओं से? देखो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। और जहां तक ये बात, ये उसमें राम मंदिर का जिक्र किया, जिस पार्टी ने राम मंदिर का विरोध किया, जिस पार्टी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक भव्य ऐतिहासिक राम मंदिर का विरोध किया, वह राम मंदिर अयोध्या दामन ना बने, माननीय सुप्रीम कोर्ट में वकीलों की फौज खड़ी कर दी। उनको शर्म आनी चाहिए। ये भगवान श्री राम के विरोधी हैं, भगवान श्री कृष्ण के विरोधी हैं, ये सनातन के विरोधी हैं। गलत को गलत कहने का हक तो सबको है ना शर्मा जी, गलत को गलत कहने का हक तो सबको है। आप भी मानेंगे कि कुछ गलत हुआ है? लोग हैं पोखलाट में उल्ट बातें करते हैं, उल्ट फैसले लेते हैं। हनुमान जी को भगवान को बीजेपी का आशीर्वाद हमारे साथ है, ठीक। हम ऐसे जनता की सेवा करते रहेंगे, जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे चलती रहेगी। कांग्रेस को कहीं नहीं देख रहे बजरंग जी वो? ना जी, कांग्रेस हमारे कोई मुकाबले में नहीं है। हाँ ठीक है, बजरंग जी बोलिए। देखिए मुस्कान जी, इनका मुकाबला किसी से नहीं। ये तो ईवीएम की सरकार है, ईडी की, सीबीआई की सरकार है, इनका मुकाबला किसी से नहीं है। ये तो भाई सारे एक तरफ, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ। हालात क्या है, ये तो भ्रष्टाचार की सरकार है। इनके राज के अंदर 37 पेपर लीक हुए हैं, 37 पेपर लीक और बिके हैं। नीट का पेपर लीक हुआ, बिका, 22 लाख से ज्यादा युवा सड़कों पर आज भी पूरे देश के अंदर युवा आंदोलन कर रहे हैं। इनके राज के अंदर क्या भ्रष्टाचार नहीं हुआ? खनन घोटाला, धान घोटाला, बाजरा घोटाला, सरसों घोटाला, रिश्ती घोटाला, शराब घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, अरबों रुपए के घोटाले इनके राज के अंदर हुए हैं। ये कहते हैं हमारी तो बहुत अच्छी सरकार है। अरे जो सरकार, निकम्मी सरकार 12 साल के अंदर सीवरेज लाइन की सफाई ना करवा सकी हो, उस सरकार से क्या उम्मीद करेंगे? इस राज्य के अंदर ना शिक्षा है, ना चिकित्सा है, सरकारी स्कूल तक बंद करवा दी, स्कूलों में मास्टर नहीं है। रामराजी शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। 1-to-1 चर्चा मत करिए, मैं लौटूंगी आपके पास, अपनी टर्न में बोलिएगा प्लीज। सुनिए, स्कूल के अंदर बैठने के लिए बेंच नहीं है, मूलभूत सुविधा नहीं है, स्कूलों में टीचर नहीं है, स्टाफ नहीं है, हॉस्पिटलों में मूलभूत सुविधा नहीं, डॉक्टर नहीं, स्टाफ नहीं। अरे कैसी सरकार चला रहे हो आप? हैं? ऐसे हालात आप हरियाणा में कर रहे हो। हरियाणा के अंदर सबसे निकम्मी, सबसे फैल सरकार है। और मैं एक बात और कहता हूँ, ये कहता हूँ हमारा तो बड़ा भाईचारा है, हमारा बड़ा संगठन मजबूत है। ये भी 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी रेवाड़ी जिला में मीटिंग करके आए थे।
जनसभा की, वहां पे 5-6 नेता उस जनसभा नहीं पूछते, बाइकाट करके, विधायक तक बाइकाट करके, इनके प्रधान तक नहीं आए, तो इनको नोटिस थमा रहे हैं, क्यों नहीं आए, एक्शन लेंगे, आना चाहिए था। ये गुटबंदी क्यों है? इनकी गुटबंदी नहीं है, हमारी गुटबंदी है। और एक बात और कहता हूँ, उकार जी की बड़ी मैं इज्जत करता हूँ, बहुत सीनियर प्रवक्ता है, अच्छे प्रवक्ता है। उन्होंने एक बात कही, भाई कांग्रेस पार्टी नहीं, विपक्ष की भूमिका हम निभा रहे। मैं बताना चाहता हूँ, उकार जी कभी भूल जाते हैं, पहला इन लोगों के एक विधायक होता, अब 2 विधायक। विधानसभा में अभय सिंह चौटाला विधायक नहीं है, राष्ट्रीय नेता जिनका अपने हलके के अंदर इलाहाबाद में बुरी तरह कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट से हार गया हो, उनसे क्या उम्मीद करोगे? ये गंदा बोलने की बात तो बोल सकते हैं, कच्चा पक्का तो बोल सकते हैं। बजरंग जी मैं बताता, इस्तीफा देंगे तब मानेंगे, तब जाकर मानेंगे कि कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है। मैं कहता हूँ कांग्रेस पार्टी आंदोलन कर रही, विधानसभा हमने पैरल विधानसभा चलाई, और इससे बड़ी बात क्या है? विधानसभा का बाइकाट करके, विधानसभा के परिश्रम के अंदर सब स्पेशल हमने पैरल विधानसभा चलाई। क्यों चलाई? क्यों अपनी मनमानी कर रहे थे, विधानसभा में कुछ सुनाई नहीं कर रहे थे, 2 मिनटों जब किसी को बोलने नहीं देते थे, और फट बाहर निकलो, बैठो, उठ जाओ, तो स्पीकर जो था मनमानी कर रहा था, इसलिए हमने अपना काम कांग्रेस पार्टी बखूबी कर रही है, जनता की आवाज उठा रही है कांग्रेस पार्टी। ठीक है, रामराजेश शर्मा जी, ठीक है, बजरंग जी एक लाइन में बताइए आप, कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज उठा रही है, बखूबी काम कर रही है, ये भी बताइएगा कौन कौन से प्रमुख मुद्दे आपने उठाए हैं जनता के बीच में अपनी बात पहुंचाने में पार्टी कामयाब रही है? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हमने महंगाई का मुद्दा उठाया, महंगाई पर आंदोलन करा, सड़कों पर आंदोलन किया, ज्ञापन दिए, बेरोजगारी विधानसभा में तो थे नहीं, नशा के लौटूंगी आपके पास प्लीज। वो पंडित जी तकलीफ ना मानने का, तो सुन लो कर यार, तेरे बोल दिए, बालक की देख क्यों करते हो, इतने सीनियर प्रवक्ता हो, हमारे साथी हो, आपका बड़ा रिकॉर्ड है, हम तो करते हैं। हमने जो आंदोलन करे, कौन रिकॉर्ड, नेशनल पेपर, चैनल, टीवी, हर के अंदर बेरोजगारी, कानून व्यवस्था खराब, हत्याएं, लूटपाट के ऊपर, नशे के ऊपर, रसोई गैस सिलेंडर के ऊपर, यहाँ तक कि एलपीजी गैस के जो छोटे बच्चा सिलेंडर था, कॉमर्शियल सिलेंडर था, पेट्रोल डीजल के ऊपर, महंगाई के ऊपर, ये जो विकास के ऊपर, जगह जगह जल भराव हो रहा है, उसके ऊपर, हर मुद्दे के ऊपर हमने आंदोलन किया। SIR के ऊपर हमने रोड के ऊपर प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन किए, किसान के मुआवजे के ऊपर हमने आंदोलन किए, किसान को मुआवजा नहीं मिल रहा, पीने के पानी के ऊपर हमने आंदोलन किए, सफाई व्यवस्था के ऊपर आंदोलन किए। हमने कौन सा ऐसा मुद्दा था? और तो इसके बावजूद ओमकार जी आप कहेंगे कि कांग्रेस ने अपना काम ठीक से नहीं किया? देखिए मुस्कान जी, मेरे भाई हैं, अभी जो कह रहे हैं जनता जानती है, आज वास्तव में विपक्ष की भूमिका कौन निभा। ठीक है, संख्या बल विधानसभा में काउंट होता है, लेकिन जनता का बल तो सड़कों पर काउंट होता है। संख्या बल के अनुसार इनके 37 विधायक नहीं, हमारे मात्र 2 हैं, लेकिन जनता के मुद्दों में और सड़कों पर समस्याएं उठाने के बारे में ये जनता जानती है, और आपको भी मालूम है, आप भी तो टीवी चैनल चला रहे हो, रोज डिबेट करते हो, आपको भी नजर आता है कि कौन सी पार्टी वास्तव में जन हितैषी और जनता की समस्याओं को सड़क से लेकर विधानसभा तक उठाती है। मैं मानता हूँ 2019 में हमारी टूट होगी, पार्टी 2 हिस्सों में बट गई, परिवार 2 हिस्सों में बट गए, मात्र 1 सीट रह गई, 19 सीट थी हमारी 2014 में, 1 रह। अब जनता ने 2024 में हमारे पर विश्वास नहीं किया, उसका कारण था जनता ने देखा कि 1 की 2 पार्टियां बन गई हैं, आपसी गर्ती फूट गई है, तो ये सत्ता में नहीं आ सकते। जनता ने सोचा, हमारे वर्करों ने भी सोचा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब क्योंकि दूसरी पार्टी लगभग 0 है, दूसरी पार्टी का आज कोई पार्षद नहीं है, सरपंच भी, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने अपने जीवन काल में कह दिया था जो नई पार्टी बनी है, आप देखना आने वाले समय में इसका पंचायत का मेंबर भी नहीं जीते,
क्योंकि ये जो कार्यकर्ता लेके थे इनालों के थे, आज वो वापिस हमारी पार्टी में आ चुके। 2024 के चुनाव तक हमारी पार्टी पे विश्वास नहीं था, लेकिन पिछले 1.5 वर्ष, पौने 2 वर्ष में जो अभय चौटाला जी की कारगुजारी में मानता हूँ, अभय चौटाला जी हार गए, कांग्रेस के प्रत्याशी से हार गए, उस प्रत्याशी से हार गए जिसे बोलना नहीं आता विधानसभा में। लेकिन आज जनता इस चीज को रियलाइज कर रही है। आज जनता अभय चौटाला जी की तरफ देख रही है, इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ देख रही है। ठीक है। जनता ने पिछली बार के 2 चुनाव कांग्रेस को दिए, 2 चुनाव पिछली बार 31 MLA थे, एक, इस बार 37 MLA हमारे 2, जनता ने 2 चांस दे दी। ठीक है। जब जनता ने 2024 का चांस खत्म, जब जनता ने 2024 का चांस दिया, जनता 70+ सीटें देने को तैयार थी। कांग्रेस के नेताओं की नलायकी की वजह से जनता को दुख सहना पड़ रहा है। आज बीजेपी अगर एक घमंड वाली हो रही है ना पार्टी, ये जो रामराजी शर्मा जी दाएं बाएं भी नहीं देखते बोलते हुए, ये इनकी वजह से, कांग्रेस की वजह से, हमारी वजह से ही। अगर हमारे पास 10, 15, 20 सीट आई होती तो रामराजी शर्मा जी जैसे को फटके नहीं ना देते हम। ठीक है। ये जनता के दोषी हैं। आज अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई या दूसरी बार तो आई थी जेजेपी के कारण, उन्होंने समर्थन दिया, नहीं तो यमुना पार पहुंच गए थे। और तीसरी बार अगर सत्ता में आई है तो कांग्रेस के करके आई है। हंस रहे हैं आप बजरंग जी, आप ही पर आरोप लग रहा है। बजरंग जी हंस रहे हैं, कांग्रेस की वजह से आई है। और कांग्रेस जी से ईमानदारी से पूछता हूँ, अगर आप में गुटबाजी ना होती, आपकी टिकटों का बंटवारा ठीक होता, तो क्या आज बीजेपी सत्ता में होती? इतनी हाँ या ना में ईमानदारी। एक छोटा सा जवाब बजरंग जी, फिर आती हूँ रामराजी शर्मा जी आपके पास। देखिए, बहुत अच्छा टिकटों का बंटवारा हुआ और बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, मगर दुर्भाग्यपूर्ण बात क्या है, भारतीय जनता पार्टी जो है एडजस्टमेंट करने वाली पार्टी है। चुनाव योग के साथ मिला हुआ था, वोट चोरिया खेल खेला गया, ईवीएम का खेल खेला गया। जब जाकर 25 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी इन्होंने की, जिसके कारण ये सत्ता में आई है। जनता की वोट से सरकार नहीं बनी है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। ये जो सरकार बनी है, ये वोट चोरी की सरकार है। मतलब वोट चोरी करके ईवीएम के सहयोग से, चुनाव आयोग के आशीर्वाद से छोटा सा सवाल है। बोलिए 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 बोलिए। देखिए मुस्कान जी, मैं अपने भाई की बहुत इज्जत करता हूँ, कृपया ये बता दे, 35 विधायक तुम्हारे राज्यसभा में 28 कैसे रह गए, 9 कहाँ चले गए, चोरी कैसे हो गई? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल, सुन लीजिए। बहुत अच्छा, तुम्हारा नेता ही चोरी करवाता है मेरे भाई, बहुत अच्छा तुम्हारा नेता ही, तुम्हारा नेता ही मिला हुआ है। ये आरोप तो काफी लंबे समय से लगता आ रहा बजरंग जी। इसका सवाल ठीक है, सुन लीजिए। चोर और कुतिया मिल बड़ी बात होगी अगर आप इस पर जवाब दे देंगे आज। मैं जवाब दूंगा, इसका जवाब दूंगा। जनता जवाब सुनना चाहती है। बोलिए बोलिए। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी धनबंद की पार्टी है। इन्होंने विधायकों को पूरे चलती सरकार खरीदने का काम किया, चलती सरकारें गिरी इन्होंने, महाराष्ट्र की घेरी, बिहार की घेरी, मध्य प्रदेश की घेरी, अपनी सरकार में लाई। मैं पूछना चाहता हूँ, पंजाब में आप पार्टी में, आप पार्टी 2 पंजाब में विधायक है, 7 राज्यसभा के सांसद चोरी कर लिए इन्होंने। बंगाल के अंदर देखिए, वहाँ सांसद चोरी कर लिए। वो जवाब नहीं दिया उन्होंने। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। हरियाणा में भी खिदौत की मंडी चली। अभय सिंह चौटाला जी ने सही कहा था, 25-25 करोड़ की बोलियां लग रही है। लेकिन और मनोहर लाल खट्टर ने खुद कहा कि 9 विधायक मेरे पास है, अजय जी आप चुनाव लड़ लीजिए, 9 विधायक मैं दूंगा। इन्होंने धन और बल की राजनीति करके खिदौत की मंडी का काम किया, जिसके कारण जो 5 विधायक थे, 5 विधायक डीसल गए। मैं कह रहा हूँ 5 विधायक डीसल गए। ठीक है रामराजी शर्मा जी, एक तो ये आरोप बड़ा खरीद फरोख्त का, गुटबाजी की बात की उन्होंने, वोट चोरी की बात की। ओंकार जी आ रहे हो सर। ठीक है बजरंग जी, अब सुन लीजिए ना, सुन लीजिए। ओंकार जी क्या कह रहे हैं आप, बोलिए। 10 सेकंड भारतीय जनता पार्टी, 10 सेकंड लूंगा। भारतीय जनता पार्टी के पूरे हरियाणा के अंदर
5 स्टार करोड़ों और के वो कार्यालय कहाँ से बन गए? भाई सुनने की हिम्मत भी तो रख ले, चलिए दूसरे ठीक है, की बात सुन ले। ये 4 बड़े आरोप लगाए हैं, सुन लिया होगा रामराजी शर्मा जी ने। ठीक है सर, जवाब लूंगी मैं, जवाब लूंगी, जवाब ले लेती हूँ। ओमकार जी आप ऐड कर दीजिए, क्या कह रहे हैं? मुस्कान जी, देखो मैं आपको बताना आ चाहूंगा, रही हूँ, एक मिनट, एक लाइन में बोल रहे हैं। एक लाइन मुस्कान जी, अगर कांग्रेस के विधायक बिके तभी तो खरीदे गए, जो बिकने वाले ना होते तो ठीक कैसे है, खरीदे जाते? ठीक है, ठीक है शर्मा जी, आप तो नैतिकता की बात करते हैं। रामराजी जी इनको दबाया गया, हाँ आप सुन लीजिए सर, बजरंग जी आप सुन लीजिए, लोकसभा चुनाव आप। में लोकसभा चुनाव में इन्होंने ठगी ठोरी करके 5 सीटें जीत ली। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म करा जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे। बजरंग जी अपनी आपत्ति रखिएगा सर, प्लीज अपने टर्न में रखिएगा, अपने टर्न में गारंटी रखिएगा। कार्ड ले लेके इनके पीछे पीछे भाग रही थी, आगे आगे भाग रहे थे, तो बहनों ने अपने अपमान का बदला लिया और इनको 0 पे ला छोड़ा। अपनी इज्जत और आपने गलती अरे सुन तो ले, ठीक है बजरंग दास जी रुक जाइए सर, रुक जाइए। ऐसे अच्छा लगता है क्या सर? अनुशासन की बात करें, अनुशासन यहाँ पे दिखाएंगे तो बेहतर होगा सर। बजरंग जी बोलिए। रामराजी जी ऐसा है, मैंने आपको बताया हमारी पार्टी के ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद हमारे साथ है। भगवान रूपी जनता का आशीर्वाद से लगातार तीसरी बार केंद्र में ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है रामराजी शर्मा जी? जनता सुन रही है आपको, ओवर कॉन्फिडेंस से नुकसान नहीं होगा। बेच खाए, भगवान रामचंद्र का चंदा चोरी कर लिया, किस बात से फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है बजरंग जी मैं पूछ रही हूँ ना सर, आप जो सवाल उठा रहे हैं पूछ रही हूँ। बजरंग जी रुक जाइए, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ बजरंग जी, रुक जाइए सर, ठीक है। रामराजी शर्मा जी किस बात से फर्क नहीं पड़ेगा बीजेपी को? किस बात से, कौन सी बात से फर्क नहीं पड़ेगा? ठीक है बजरंग जी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ज्वलंत मुद्दों से, के सवालों से या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है उससे चोरी करोगे, फर्क नहीं पड़ता, चंदा चोरी करोगे। थोड़ा क्लियर कर देंगे तो बेहतर होगा। और ये इन लोग और ये दोनों आपस में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इन लोग बी टीम है कांग्रेस पार्टी की। अगर बी टीम नहीं होती तो राज्यसभा का निर्दलीय उम्मीदवार था, इन्होंने क्यों नहीं साथ दिया उसका? जबकि वो चौधरी देवीलाल साथ कौन दिया हमारा साथ? और ये बौखला गया भाई खिलाफ। कभी ये किसानों को भड़काने का काम करते थे, अब किसान इनकी भड़काई में नहीं आए, कभी छात्रों को भड़काने का काम करते थे। तो जिस तरह से जनता ने इनको नकार दिया, आगे इनका तो भगवान ही मालिक है। और जनता के आशीर्वाद से जिस तरह से हमारी तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी, प्रदेश में बनी, छोटी सरकार हमारी बनी, हम ऐसे जनता की सेवा करते रहेंगे। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी, क्योंकि हमारा 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित है। चलिए अच्छी बात। और इनकी पार्टी तो भ्रष्टाचार की गंगोत्री है, सबने पता है इस बात का। राजेंद्र जादव इतना बड़ा एम्पायर कैसे बन गया, पूछिए इनसे। लौटते आपके पास जादव जी, आपको लगता है? ठीक है रामराजी शर्मा जी, ठीक है सुन लिया आपका जवाब, सुन लिया हमने। राजेंद्र जादव जी आपको लगता है कि कांग्रेस में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि नए प्रभारी की नियुक्ति हुई है, संगठन का काफी अच्छा अनुभव है, राजनीतिक समीकरण बदलेंगे कुछ हरियाणा में, या फिर जो खबरें हम लगातार पढ़ते हैं वही चर्चा में बनी रहेंगी आगे भी? नहीं देखिए, उम्मीद तो की जाती है हमेशा, जो है जब भी नए प्रभारी आते हैं तो ये माना जाता है कि नया प्रयोग होने जा रहा है। अब वो ये उम्मीद की जाती है कि हरियाणा में कुछ बदलाव आएगा। ये जो गुटबाजी की परंपरा भी एक तरह से स्थापित हो गई है, ये परंपरा टूटेगी और सब पार्टी हित में मिलकर काम करेंगे और ये महसूस करेंगे कि अगर पार्टी है तो उनका वजूद है, अगर पार्टी नहीं है तो फिर वो कहाँ रहेंगे। ये देखने की बात है। अभी कर्नाटक में जो है एक तरह से नेतृत्व परिवर्तन किया कांग्रेस ने बड़ी सफलता के साथ जी। वहाँ जो है वो जीके शिव कुमार को वो जो है मुख्यमंत्री बनाया गया और जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उनसे जो है उनसे इस्तीफा दिलवा दिया गया, तो सिद्धारमैया से। तो अब देखना है कि हरियाणा में भी कुछ इस तरह की जो है एक तरह की जो है सहमति पैदा हो और सब जो है मिलकर काम करने के लिए सहमत हो जाए, एकजुट होगी पार्टी तो अच्छा संदेश कार्यकर्ताओं में भी जाएगा, इसका राजनीतिक फायदा भी पार्टी को मिलेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का हरियाणा न्यूज पर जुड़ने के लिए, हमसे बातचीत के लिए। तो हरियाणा कांग्रेस की बड़ी बैठक होने जा रही है, उम्मीद है कि पार्टी को इससे मजबूती मिलेगी। हालांकि
कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि हम एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। कितनी ऊर्जा के साथ पार्टी आगे बढ़ती है, कितनी मजबूती इसे मिलती है, देखना होगा। फिलहाल मुद्दा में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।